हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही। और फ्रेंड, आज मैं जो आप लोगों के लिए चैप्टर लेकर के आई हूँ ये है वर्क एंड एनर्जी का सेकंड पार्ट। और कल जो मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है उसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म्स बताए थे, जैसे कि आपकी हीट एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। तो आज मैं जो बताने जा रही हूँ वो है कि हम लोग कैसे जो अलग अलग एनर्जी के जो रूप होते हैं, एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं, तो उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और क्या वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते भी हैं या नहीं। तो चलिए आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। और यहाँ पे देखिए, मुझे जो बताना है वो ये है कि जो हम लोगों ने एनर्जी पढ़ी थी और मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें कि हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है और काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ी हुई है। ओके, तो अब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ना है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? ओके, ये जो लॉ कहता है इसके अनुसार क्या है कि जो एनर्जी है उसको हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता और इसको डिस्ट्रॉय या इसका विनाश भी नहीं किया जा सकता है। ना तो एनर्जी को पैदा कर सकते हैं और ना तो इसको विनाश कर सकते हैं। और जो टोटल एनर्जी है, जो बिफोर यानी कि जो पहले की एनर्जी है और जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद की जो एनर्जी है वो सेम होगी। यानी कि आपने अगर एक एनर्जी का, मान लीजिए अगर आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफ़र किया है लाइट एनर्जी में, ओके, तो फिर ये कहा जा रहा है कि जो पहले का जो एनर्जी का फॉर्म है और जो दूसरा जो चेंज होने के बाद या ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो एनर्जी का फॉर्म है, वो दोनों जो उसमें जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहेगी। टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर दी ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स दी सेम। ओके, तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये सारी सिचुएशंस के लिए वैलिड है और सभी टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन या फिर रूपांतरण के लिए सही है। ओके, ये सब पे लागू होगी। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, उसको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि आपके पास एक मास है जिसका जो m है और इसको फ्रीली फॉल कराया जा रहा है, एक किसी भी ऊंचाई से, हाइट h से इसको गिराया जा रहा है। तो अब जब स्टार्ट होगा ये गिरना तो उस टाइम पे क्या होगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। क्योंकि कल ही जो इसके बारे में मैंने बात किया है कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्टैटिक या स्टेशनरी जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है, और जो गतिशील या मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसमें कौन सी एनर्जी होती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे कि हमने स्प्रिंग का भी एग्जाम्पल लिया था कि एक स्प्रिंग है, उसको हम लोग स्ट्रेच कर देंगे, उसको तान देंगे तो उसमें कौन सी एनर्जी भर गई, उसमें आपके पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर हो गई। ओके, और जो एनर्जी है वो कार्य करा सकती है, यानी कि जो एनर्जी है उससे वर्क डन भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो स्टार्ट जब हम कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को किसी भी हाइट h से गिरा रहे हैं, तो उस स्टार्टिंग के पॉइंट पे क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिक ऊर्जा होगी वो mgh होगी, और जो उसकी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा होगी वो ज़ीरो होगी। ओके, उस टाइम पे इसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप समझिएगा कि काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे ज़ीरो है, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh है। तो क्यों काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है? इसलिए क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। और जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर याद करें तो E = ½ mv² होगा। ओके, तो जब उसकी कोई वेलोसिटी ही नहीं है, उसमें कोई वेग ही नहीं है, तो जब यहाँ पे अगर आप v की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या मिलेगी, ज़ीरो मिलेगी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इस केस में ज़ीरो है। अब यहाँ पे देखिए, जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी। यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो सिर्फ mgh यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। और जब ये फॉल करेगा या जब ऑब्जेक्ट गिरेगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस एनर्जी में बदल जाएगी, वो बदल जाएगी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। ओके, जब वो गिरना स्टार्ट होगा तो उसमें मोशन होगा, उसमें जो है मूवमेंट होगा, और मोशन के कारण उसका कोई एक वेग भी होगा, एक वेलोसिटी होगी, और उसमें जो एनर्जी आएगी वो कौन सी एनर्जी हो जाएगी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, जो v है वो वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की किसी भी दिए हुए इंस्टेंट या क्षण पे, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो ½ mv² होगी। अब आगे देखते हैं क्या होगा। जब ये जो ऑब्जेक्ट है वो फॉल कर रहा है, गिर रहा है, और वो कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती जाएगी।
और जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। बिल्कुल वो जब गिर रहा है तो उसका जो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है, और उसके बाद फिर वो जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो फिर वहाँ पे जा कर के वो स्टॉप हो जाएगा। कोई भी बॉल है या कोई भी स्टोन है उसको आप फेंक रहे हैं तो पहले उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, जब वो गिरना स्टार्ट कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, वो एक वेलोसिटी को अटेन कर रहा है, बढ़ रही है वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और फिर वो ग्राउंड पे जाके एक स्टेज पे स्टॉप हो जाएगा, या जो है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है अब वो फिर से क्या होगी, जब वो स्टैटिक हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा गिरने के बाद, तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से उसमें आ जाएगी। तो यहाँ पे इस केस में वही बताया जा रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और जब ऑब्जेक्ट वो ग्राउंड पे बढ़ जाएगा, ओके, ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, तो जो हाइट है, हाइट तो अब ज़ीरो ही हो गई क्योंकि एक ऊंचाई तक उसको ले गए थे, अब ग्रेविटी के अगेंस्ट तो mgh हो गया था। अब यहाँ पे हाइट ज़ीरो है, हाइट कोई है नहीं, ग्राउंड पे पहुंच चुका है, तो h ज़ीरो मान लेंगे और जो v है वो हाईएस्ट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लार्जेस्ट होगी और पोटेंशियल एनर्जी वो लीस्ट होगी। और हाउएवर अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो सम होगा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, यानी कि इन दोनों का जो योग होगा वो क्या होगा, वो सारे पॉइंट्स पे सेम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इस बात को आप लोग को याद रखना है कि इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा वो सब जगह पे समान होगा, सारे पॉइंट पे, एट ऑल पॉइंट। ओके, तो अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, वो एक कांस्टेंट के बराबर होगी, और उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं mgh प्लस हाफ mv² इक्वल टू अ कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, जो काइनेटिक एनर्जी का सम है और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो क्या है, वो इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। यानी कि अगर कोई टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करें तो आप क्या बताएंगे, आप उसको हाफ mv² प्लस mgh बताएंगे। नाउ यहाँ पे देख लीजिए, जब फ्री फॉल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ओके, फ्रीली वो गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल जो एनर्जी या स्थितिक ऊर्जा जो होती है वो कम हो जाती है, और किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ। ओके, और क्या होता है उसके बाद, अपीयर्स एज एन इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, और वो किस तरीके से वो अपीयर होती है, दिखाई देती है कि वो उतनी ही अमाउंट में, उतनी ही मात्रा में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ रही है जितनी मात्रा में उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। ओके, तो जितनी मात्रा में पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी ही मात्रा में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब चूँकि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली फॉल कर रहा है, तो हवा भी है, वो वैक्यूम में तो गिर नहीं रहा है, निर्वात में नहीं गिर रहा है, तो जो हवा है उसका एक अपना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, वो उसका प्रतिरोध करेगी, उसके गिरने का, उसको रोकने के प्रयास करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन इग्नोर्ड। यहाँ पे हम लोग जो एयर का रेजिस्टेंस है उसके मोशन पे उसको नहीं कंसीडर करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। ओके, वो हमें नहीं लेना है कि हवा भी मौजूद है और वो भी अपना एक ब्रेक या फिर प्रतिरोध लगा रही है। नाउ अब यहाँ पे जो कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में। ओके, तो यहाँ पे इतनी चीज़ें पता चल गई आपको कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, इतने पॉइंट क्लियर हो गया है होपफुली कि कैसे जो है एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और स्पेशली जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे अब एक एक्टिविटी है, तो अब हमें एक्टिविटी से कुछ काम नहीं है अभी, लेकिन अब हम देखेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, जो कार्य करने की दर होती है। तो अब देखिए, जो मशीन्स होती हैं, ओके, तो जो मशीन्स होती हैं, कोई भी मशीन की बात आप करिए, तो क्या होता है, जब मशीन कंज्यूम करती हैं या फिर एनर्जी का ट्रांसफ़र करती हैं सेम रेट पे, तो क्या ऐसा है कि जो मशीन्स हैं वो भी इसी तरीके से काम करती हैं। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे मुझे जो बताना है वो मैं यहाँ पे देख लीजिए। देखिए होता क्या है कि कोई भी काम होता है, कोई भी किसी भी पीस ऑफ वर्क को आप ले लीजिए,
ठीक है। तो एक आदमी जिसके पास ज़्यादा पावर है, जिसके पास ज़्यादा ताकत है, जिसकी जो बॉडी बिल्डर टाइप का है, मजबूत है, ठीक है, वो उस काम को कैसे कर रहा है। और एक आदमी जो नॉर्मल पर्सन है, थोड़ा सा वीक तो नहीं कह सकते बट एवरेज है, तो वो उस काम को उतनी पीस ऑफ वर्क को कैसे कर रहा है। ओके, सपोज़ कि कोई वेट उठाना है, कोई भारी भरकम, कोई आपको वेट लिफ्टिंग करना है, तो एक पावरफुल आदमी और एक जो नॉर्मल मैन है वो कैसे वेट लिफ्टिंग करेगा। ओके, ज़रूर उन दोनों के काम करने में डिफरेंस होगा, रेट में डिफरेंस आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब जब हम लोग व्हीकल की बात कर रहे हैं तो व्हीकल का एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि मोर पावरफुल व्हीकल जो होता है वो किसी भी जर्नी को कम समय में या शॉर्टर टाइम में कर लेगा। ओके, अब यहाँ पे जैसे मशीन है आपकी, मोटर बाइक्स होती है, मोटर बाइक्स के इंजन होते हैं, मोटर कार्स होते हैं, इनकी बात की गई है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो एनर्जी है या जो आपका वर्क है, ठीक है, वो इस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, कि किस बेसिस पे कि जो स्पीड है वो व्हीकल की क्या है, चेंज हो रही है। तो अब यहाँ पे देखिए पावर क्या चीज़ है, पावर का कंसेप्ट आएगा यहाँ पे। जो पावर है वो क्या मेज़र करता है, किसी भी चीज़ की पावर वो क्या मेजर करती है, किस चीज़ को नापती है। ये है स्पीड ऑफ वर्क डन, कि कोई भी काम कितनी तेज़ी से किया जा रहा है, हाउ फास्ट और हाउ स्लो वर्क इज़ डन। ओके, तो जो पावर है उसको कैसे डिफाइन करेंगे। पावर को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, पावर क्या है, ये रेट है किसी भी काम को करने का, या फिर जो एनर्जी है उसको ट्रांसफ़र करने की जो दर है वो पावर कहलाती है। देखिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जो पावर है वो किसी भी काम को करने की दर है, या तो फिर एनर्जी के स्थानांतरण या ट्रांसफ़र करने की दर है। ओके, अगर कोई भी एजेंट कोई काम डब्लू कर रहा है, वर्क डब्लू है, और वो टी टाइम में कर रहा है, तो इसकी पावर क्या होनी चाहिए। जो पावर होती है पी, वो क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, यानी कि कार्य बटे समय। तो यहाँ पे जो पी है, इस पी इज इक्वल टू डब्लू अपॉन टी, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर में, तो आप लोग को उसको याद रखना है। लास्ट जो मैंने लेक्चर लिया उसमें भी जो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाला फार्मूला था और ये वाला फार्मूला, तो ये सब आप लोगों को याद रखना है। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले पर तो रिलेशंस आते हैं कि अगर स्पीड जो है, पहले स्पीड v थी, पहले जो है वेग जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का v था, उसके बाद 4 गुना हो गया है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। फिर उसी पे बेस मोमेंटम का भी क्वेश्चन आता है, और ये पीआरटी में जो केवीएस वगैरह में जो जनरल साइंस आती है पीआरटी की, उसमें तक में पूछा गया है। और आपका जो आगे भी टीजीटी साइंस है इसमें भी पूछा जाता है, इस तरीके के रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। नाउ अब यहाँ पे देखिए P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी है, तो यहाँ पे अब हम लोग अगर पावर की यूनिट की बात करें तो उसको क्या लिखेंगे, वॉट करेंगे। ओके, कि आप लोगों ने घरों में देखा होगा जो भी बल्ब्स वगैरह होते हैं या पंखा, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है तो उस पर वॉट ज़रूर लिखा होता है। ओके, कि ये कितने वॉट का है, तो उससे आप लोग जान सकते हैं। नाउ यहाँ पे जैसे कि अगर हम लोग किसी भी आयरन की बात करें तो आयरन में क्या क्या लिखा होता है, उस पर लिखा रहता है रेटेड वोल्टेज कितनी होगी, तो क्या लिखा होता है 240 वोल्ट AC। और अगर रेटेड फ्रिक्वेंसी होती है तो वो लिखी होती है 50 हर्ट्ज़, क्योंकि हमारा जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि कितने हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे इलेक्ट्रिसिटी आती है। और वोल्टेज कितनी होती है, यानी वॉट W कितना होता है, किसी में 1300 होता है, किसी में 1500 होता है आयरन में। ओके, तो नाउ यहाँ पे ये जो वॉट है वो यूनिट है, और ये किसके ऑनर में, किसके नाम पे रखी गई है, जेम्स वॉट के नाम पे रखी गई है, और इसका जो सिंबल है वो W है। अब 1 वॉट होता क्या है, 1 वॉट जो है वो किसी भी एजेंट की पावर है। ओके, और वो क्या करती है, वो पावर कैसे हम लोग करेंगे, जो जब कोई भी काम 1 जूल पर सेकेंड की दर से होता है, यानी कि किसी भी कार्य को 1 जूल पर सेकेंड की दर से करने की जो क्षमता है वो क्या है, 1 वॉट है, पावर है। ओके, तो जो पावर है वो 1 वॉट है, और जो रेट ऑफ कंजप्शन होगा एनर्जी का, कि कितनी एनर्जी की खपत हुई है, कितना कंजप्शन हुआ है, वो 1 जूल पर सेकेंड होगा। अगर 1 वॉट है तो उसके लिए 1 जूल पर सेकेंड की एनर्जी का कंजप्शन माना जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसको जो लार्जर रेट्स होते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र के, उनको कैसे किलो वॉट्स में लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे कन्वर्जन्स भी हैं कुछ, जैसे कि आपका किलो वॉट है,
कि 1 किलोवाट में कितना वाट होगा, 1000 वाट होगा, 1 किलोवाट में 1000 वाट होगा, ऐसे लिख सकते हैं। या तो फिर वाट को हम लोग जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में जूल पर सेकेंड के टर्म्स में पूछा जाएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड भी होता है। चलिए आगे देखते हैं। जो पार होती है वो टाइम के साथ वैरी करती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो काम करने की जो क्षमता है यानी कि जो रेट है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे डिफरेंट डिफरेंट रेट होता है। ओके, किसी टाइम पे कुछ किसी क्षमता से कार्य कर सकते हैं किसी रेट से, और अगले टाइम पे कुछ और रेट से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एवरेज पावर है, इसलिए एवरेज पावर का कंसेप्ट आया कि एवरेज पावर को लेंगे तो वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा कैलकुलेशन के लिए भी। तो उसको कैसे हम लोग एवरेज पावर को निकालते हैं? एवरेज पावर को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल एनर्जी जितनी भी कंज्यूम होती है उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। ओके, जितनी भी टोटल एनर्जी अलग अलग कामों में जो यूज़ होती है उसको टोटल टाइम जो अलग अलग कामों में लगा हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एवरेज पावर वाला कंसेप्ट भी सीख लेंगे। नाउ ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। अब यहाँ पे वर्क जो एग्ज़ाम्पल है उसको देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में क्या दिया हुआ है, देखिए एग्ज़ाम्पल है 2 गर्ल्स हैं, 2 लड़कियां हैं, और एक का वेट है 400। ओके, यानी कि 2 हैं, दोनों का जो है अलग अलग जो वेट है वो 400 है। एक पहली भी 400 की न्यूटन की है, दूसरी भी 400 न्यूटन की होगी। अब ये एक रोप पे रस्सी पे क्लाइंब कर रही हैं और जो हाइट है वो 8 मीटर की है। ओके, मान लीजिए एक जो गर्ल है वो ए है और जो दूसरी गर्ल है वो बी है। तो जो गर्ल ए है वो 20 सेकेंड का टाइम लेती है, जबकि जो गर्ल बी है वो 50 सेकेंड का टाइम लेती है उसी जो है कारनामे को दिखाने के लिए या उसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। यानी कि उसको 8 मीटर की हाइट पे रस्सी पे चढ़ करके जाना है। ओके, यहाँ पे समझ लीजिए कि कोई आपका खतरों के खिलाड़ी वाला कोई कंपटीशन चल रहा है। तो व्हाट इज़ द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल, तो कह रहे हैं कि अब हर एक लड़की के द्वारा कितना पावर जो है वो खपत हो रहा है या एक्सपेंड हो रहा है। तो नाउ पावर अब ए के लिए निकाला गया है, तो जो एक से जितना पावर एक्सपेंड हो रहा है वो क्या है, तो जो गर्ल का वेट है वो दे रखा हुआ है। तो एम जी यहाँ पे इज इक्वल टू 400 न्यूटन हो गया। और उसके बाद क्योंकि डब्लू इज इक्वल टू क्या होता है, डब्लू इज इक्वल टू यहाँ पे आपको पता ही है, ठीक है। वैसे तो हम लोग जब W निकालते हैं तो F इंटू डी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है अभी इसी फॉर्मूले पे आगे आएगी। F इज इक्वल टू एम जी भी लिख सकते हैं और H भी लिख सकते हैं। देन F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू आपका एम जी, और D है तो उसके लिए या फिर डिस्टेंस है या तो फिर आपका जो है D लिख लेंगे या तो फिर S लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे H इक्वल टू 8 मीटर हो गया। तो अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं कैसे करेंगे। टाइम हमारे पास वो 20 सेकेंड है, टाइम 20 सेकेंड है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो पावर आएगी वो कैसे आएगी, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो वर्क डन क्या है, W जो है mgh है और अपॉन T है। तो यहाँ पे हमारे पास mg पता है 400 न्यूटन दे रखा है। देन यहाँ पे जो 8 है वो मीटर दे रखा है, टाइम 20 सेकेंड है। तो 160 वॉट आपका आ गया अब ए के केस में। ओके, ए गर्ल जो है उसके केस में 160 वॉट आ गया। नाउ अब जो दूसरी गर्ल है उसके केस में हमको देखना है। तो दूसरी गर्ल जो है उसमें आपका जो बी गर्ल है वो उसका वेट कितना है mg, वो आपका 400 न्यूटन दे रखा है। डिस्टेंस जो हाइट है डिस्प्लेसमेंट है वो 8 मीटर है एंड जो टाइम है वो 50 सेकेंड दे रखा है। तो जो पार है वो अगेन P इज इक्वल टू एम जी एच अपॉन टी के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। और जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो 64 वॉट आएगा। तो देख लीजिए जो बी गर्ल के लिए है वो 64 वॉट है और जो ए गर्ल के लिए 160 वॉट है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या पता चला कि जो गर्ल एक जो पावर एक्सपेंड कर रही है वो 160 वॉट है और जो गर्ल बी कर रही है वो 64 वॉट कर रही है। ओके, ये आप लोग को यहाँ कैलकुलेशन से पता चल चुका है। अब एग्ज़ाम्पल हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे कि एक लड़का है, एक बॉय है, उसका मास 50 किलोग्राम है। ओके, और वो जो स्टेयर केस होती हैं यानी कि जो जीने बने होते हैं घरों में, सीढ़ियाँ होती हैं, उस पे जो है 9 सेकेंड में
45 स्टेप्स या 45 बार चढ़ के जाता है 9 सेकंड में। ओके, 45 स्टेप्स वो ले लेता है ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर जो हाइट है हर एक स्टेप की वो 15 सेंटीमीटर की है तो यहाँ पे जो पावर है वो कितनी होगी, और जी ये बताना है, जी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो देखिए घरों की सीढ़ियाँ कैसी होती हैं, या कहीं पे भी अगर हम देखें कुछ इस तरीके से बनी होती है फ्रेंड। ओके, इस तरीके से बनी होती है। तो अब यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं कि ये जो हर एक स्टेप की हाइट है, यानी हाइट क्या है, ये चीज़ जो दे रखी है, ये जो हाइट है ये कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर ये भी है, देन 15 सेंटीमीटर आपका ये भी है। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि 15 सेंटीमीटर का हाइट का एक एक स्टेप है उसका। तो नाउ अब यहाँ पे करना क्या है, तो जो बॉय का वेट है ओके वो यहाँ पे कैसे निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए mg जो है वो कितना है, मास कितना है 50 है, और जो g है वो आपका 10 है, तो ये न्यूटन में हो गया। ओके, न्यूटन में आ गया इसका वेट। देन उसके बाद जो हाइट है स्टेयरकेस की वो 45 चूँकि स्टेप्स हैं, यानी 45 स्टेप की आपको सीढ़ी चढ़नी है, और हर एक सीढ़ी हर एक जीना जो है उसका जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है। तो पहली बात तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, तो 45 इंटू 15/100, तो यहाँ पे टोटल हाइट जो पता चल गई वो कितना हो गया 6.75 मीटर हो गया। ओके, तो अब जो टाइम है वो हमारे पास 9 सेकेंड दे रखा है। तो अब बिल्कुल हम लोग इस इक्वेशन में जो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन में लगा देंगे इसको, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो यहाँ पे देखिए 500 आपका आ चुका है, जो यानी जो mg की वैल्यू है वो आ चुकी है, और देन यहाँ पे 6.75 मीटर की हाइट भी आ गई है, टाइम भी पता चल गया। तो यहाँ पे 375 वॉट आपने पावर निकाल ली। तो पावर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए नाउ यहाँ पे आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे है कि जो कमर्शियल यूनिट होती, ये वाला तो हम लोग, हाँ, जो कमर्शियल यूनिट होती है एनर्जी की, जैसे कि आप घरों में जो यूनिट होता है ना कि 200 यूनिट का खर्चा हुआ एक महीने में, या 500 यूनिट का खर्च हुआ, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर बिजली का बिल आता है। तो यहाँ पे देखिए जो कमर्शियल यूनिट है वो क्या होती है, देखिए जो जूल होती है वो स्मॉल होती है, इसलिए जो है उसको लार्जर यूनिट में जब एक्सप्रेस करना रहता है तो इनकन्वीनियंट होता है या उससे असुविधा होती है, तो बिगर यूनिट का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग किलो वाट आवर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, बिगर यूनिट का जो यूज़ है वो किलो वाट आवर है, तो यानी 1 यूनिट में कितना होता है 1 किलो वाट आवर होता है। तो अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि कोई मशीन है जो 1000 जूल की एनर्जी को हर सेकंड यूज़ कर रही है, कोई मशीन चल रही है और 1000 जूल की एनर्जी हर सेकंड यूज़ कर रही है, तो जो ये मशीन है वो कंटिन्यूअसली 1 घंटे के लिए चलाई जा रही है। ओके, 1 घंटे के लिए वो मशीन चल रही है लगातार, तो वो कितना एनर्जी लगाएगी, कितना एनर्जी को खर्च करेगी, कंज्यूम करेगी, 1 किलो वाट आवर ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करेगी। तो यहाँ पे देखिए जो 1 किलो वाट आवर एनर्जी है वो 1 घंटे तक यूज़ होगी, और जो रेट होगा वो क्या होगा 1000 जूल पर सेकेंड होगा। तो इसको क्या कह सकते हैं और कि 1 किलो वाट कहते हैं। नाउ यहाँ पे देख लीजिए जो 1 किलो वाट है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 1 किलो वाट को 1000 में कन्वर्ट करके मतलब 1000 वाट भी लिख सकते हैं अगर वाट में हम लोग कन्वर्ट करना चाहें। और 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो 3600 सेकेंड होते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया, यहाँ पे हमारे पास जो आ गया वो ये देख लीजिए 36 लाख अबाउट जूल आ गया, जिसको हम लोग यहाँ पे 1 किलो वाट आवर यानी कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल तक उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, यानी तो 1 किलो वाट आवर में कितना जूल हुआ 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो गया। ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास ये जो आपका आया 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये हमारे पास 1 किलो वाट आवर की वैल्यू आ गई है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है फ्रेंड वो देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द एनर्जी यूज्ड इन हाउस होल्ड्स
इंडस्ट्रीज़ एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, वो क्या होती है, वो किस में यूज़ की जाती है, वो किलोवाट आवर में यूज़ की जाती है। ओके, तो ये जो एनर्जी है जो भी हाउस होल्ड में या इंडस्ट्री में बड़े बड़ी मशीन्स और इंजन्स चलते हैं तो वो किलोवाट आवर में ही होता है। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूनिट जो बताती है कि हाँ 1 यूनिट खर्च हुई, तो 1 यूनिट किसके बराबर होती है, 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। ओके, तो यहाँ पर आप इजीली समझ गए इस चीज़ को। नाउ यहाँ पे देखते हैं जो इलेक्ट्रिक बल्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्या है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका जो है वॉट कितना है या पावर कितना, 6 वॉट है। ओके, और वो 6 घंटे हर दिन जलता है। और यहाँ पे ये जो यूनिट है कितनी खर्च होगी एक दिन में, तो ये बतानी है आपको कि एक दिन में उस 6 वॉट के बल्ब के 6 घंटे तक जलने से कितना यूनिट खर्च हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पावर हमारे पास है 60 वॉट, जिसको हम लोग किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे जो है 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.06 किलोवाट आ जाएगा यहाँ पे। और जो टाइम है वो 6 आवर है। और एनर्जी बराबर क्या होता है, एनर्जी E=P इंटू टाइम। तो यहाँ पे जो पावर है वो हमारे पास 0.06 किलोवाट की होगी और आवर 6 होंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 0.36 यूनिट्स या 0.36 किलोवाट आवर आ जाएगा। तो जो एनर्जी उस बल्ब से यूज़ होगी वो कितनी यूज़ होगी, 0.36 यूनिट्स की यूज़ होगी। ओके, तो यहाँ पर आप लोग ने देख लिया, न्यूमेरिकल्स भी हो गए, यहाँ पे कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। नाउ अब यहाँ पे हम लोगों ने जो चैप्टर कल स्टार्ट किया था, यानी कल एक पार्ट हुआ था और आज ये, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या लर्न किया है, इसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है, ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, आपका ऑप्टिक्स यानी कि लाइट है, और वर्क, पावर एंड एनर्जी है, ये सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। और भी चैप्टर्स हैं आगे, साउंड के मैं बहुत सारे MCQs करा चुकी हूँ। और ये जो जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ा रखे हैं इन सब के भी मैं MCQ कराऊँगी बहुत सारे। तो आपको बिल्कुल ही सारे डाउट्स सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और प्रिपरेशन के लिए फ्रेंड मैं ये हमेशा कहती हूँ कि आप प्रिपरेशन को ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम की डेट आने के बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस अच्छे आते हैं और लास्ट मोमेंट पे करने से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आप पूरा टाइम दीजिए, जितना भी आपको टाइम दे रहे हैं, मिल रहा है, किसी भी रीज़न की वजह से अभी एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है तो उस पर फोकस नहीं करना है कि एग्ज़ाम अभी नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, इसको सोच करके अपना दिमाग का दही मत बनाइए। और बस सिंपली आप अपना टाइम निकाल के एक बार पूरा सिलेबस सब कुछ कवर कर डालिए। ओके, और जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी आपका रिवीजन ही होगा, जितनी बार आप पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल समझ लीजिए मजबूत होती जाएंगी, कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो आपको क्या करना है कि बस डेली आप अपना थ्योरी का पार्ट है, MCQ का पार्ट है, एक एक घंटे निकाल करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए आप करिए, या उससे भी ज़्यादा अगर आप पढ़ सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि इस पर और वर्क करना चाहिए तो आप करिए। ओके, और टाइम दीजिए अपनी स्टडी को, और 6 महीने 7 महीने जब से भी आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए लगातार, होपलेस मत होइए, पॉजिटिव रहिए। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो हमने क्या लर्न किया अभी तक वो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, जो किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जो वर्क डन करता है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, उसको डिफाइन ऐसे किया जाता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का, उसको जो डिस्टेंस होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जो आपकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो फोर्स की डायरेक्शन में ही है। ओके, यानी कि फोर्स अगर हम किसी चीज़ पे राइट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो चीज़ का डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। ऐसा नहीं है कि हम जो है किसी बॉक्स को जो है आगे की तरफ, अपने फ्रंट की तरफ लेके धक्का देके आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो जो है बैकवर्ड पोजीशन में आ जाए या फिर पीछे की तरफ धक्का लगाने लगे। तो चलिए, इसीलिए ये कहा जा रहा है बार बार कि ये फोर्स के अप्लाई होने की डायरेक्शन में ही वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे देखिए, जो यूनिट ऑफ वर्क होगी वो क्या होती है, जूल होगी। तो एक जूल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। नाउ अब यहाँ पे जो वर्क डन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, और वो किसी भी फोर्स के लगाने के बाद जो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो है। अगर ओके, सपोज़ अगर वर्क डन है वो ज़ीरो लिखा हुआ है कहीं पे, तो आप इसका क्या मतलब समझेंगे, इसका मतलब आप ये समझेंगे जो ऑब्जेक्ट है उसका कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है। ओके, वो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं है, इसीलिए वर्क डन भी नहीं हुआ है और वो ज़ीरो है।
नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी कैपेबिलिटी, जो काम करने की क्षमता होती है, ठीक है, वो उसमें क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी होती है। तो जो एनर्जी है उसकी भी जो यूनिट है वो वर्क के ही समान होती है, यानी कार्य और एनर्जी की यूनिट सेम होती है, जूल। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसमें कहा जाता है कि वो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। और अगर जो ऑब्जेक्ट है उसका मास m है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv² या हाफ mv² होगी। अब देखिए, कोई जो बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है उसमें जो है जो एनर्जी होती है और वो इसकी पोजीशन में या शेप में चेंज होने की वजह से होती है, वो क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अगर आपने एक टेनिस की या रबड़ की बॉल ली जो अंदर से हॉलो होती है, उसको आप दबा देंगे तो उसमें कौन सी एनर्जी भर जाएगी, कौन सी एनर्जी है उसके अंदर इस टाइम पे, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कर देंगे तो कौन सी एनर्जी है उसमें, पोटेंशियल एनर्जी है। नाउ जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, अब मास, अगर उस ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास m है और उसको किसी हाइट h तक ले जाया जाता है अर्थ के सरफेस से ऊपर, तो उसको हम लोग mgh से देते हैं। ओके, कि mgh जो है आपकी p या pe या EP आप रिप्रेजेंट करने के लिए लिख सकते हो। ओके, EP लिख सकते हो, तो ये क्या होती है, mgh होती है। नाउ आगे देख लेते हैं। अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अनुसार जो एनर्जी है वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक रूप से दूसरे रूप में उसका जो स्थानांतरण या ट्रांसफ़र हो सकता है, वो कभी भी पैदा नहीं की जा सकती और कभी भी उसका विनाश नहीं किया जा सकता है। जो टोटल एनर्जी होती है पहले और जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद होती है, वो दोनों समान रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं, जो एनर्जी नेचर में है वो अलग अलग फॉर्म, अलग अलग रूपों में है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी है। ओके, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ओके, जो पावर है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, जो पावर है वो क्या होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की दर होती है। तो जो SI यूनिट होती है पावर की वो वॉट होती है, तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड होता है। जो भी एनर्जी 1 घंटे में यूज़ होती है और जो उसका रेट होता है वो 1 किलोवाट होता है। इसको क्या कह सकते हैं, 1 घंटे के लिए अगर हम लोग देख रहे हैं तो 1 किलोवाट आवर कहते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए, एक्सरसाइजेज दे रखी हैं, तो एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप इसको करेंगे चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं MCQs तो सारे प्रोवाइड ही कराऊंगी। ओके, तो आप जितना प्रिपरेशन कर सकते हैं उतना करिए। तो चलिए फ्रेंड, देखिए लेक्चर जो है आपका यहीं पे एंड हो गया, ये वाला चैप्टर। अब मैं आगे जो है नेक्स्ट वो न्यू चैप्टर लेकर के आऊँगी, और तब तक के लिए आप लोग जो है इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करिए टीचिंग और लर्निंग को। अपना ख्याल रखिए और सेफ